इसके बाद हिमाचल प्रदेश, जिसकी सीमाएं चीन देश से मिली हुई हैं सीधे सीधे, और उत्तराखंड राज्य आता है जिसकी सीमाएं फिर से चीन देश को, भी बहुत बड़ा देश है। अभी बात हुई है तो विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश है चीन। उससे फिर उत्तराखंड की सीमा मिली हुई है, और फिर उत्तर प्रदेश तो मेनली जुड़ा हुआ है चीन और नेपाल से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा प्रदेश आबादी के लिहाज से भारत देश का है। और फिर बिहार फिर नेपाल से जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे भूमि सीमा वाले राज्य हैं। सिक्किम तो फिर भूटान से जुड़ा हुआ है, एक तरफ चीन से भी जुड़ा हुआ है दोनों। और अरुणाचल प्रदेश जो कि पूरी तरह से चीन देश से सटा हुआ है बिल्कुल। इसके बाद मणिपुर, नागालैंड, ये सारे जो राज्य हैं, त्रिपुरा तक, ये सारे बर्मा, आजकल म्यांमार कहते हैं, म्यांमार देश की सीमा से सटे हुए राज्य। तो ये हमारे देश की भूमि की सीमा है। तो अनेकों देशों से हमारा देश सटा हुआ है, जिसके चलते हमें कई तरह के लाभ और हानि का सामना करना होता है। हमारे देश की बहुत सारी नदियाँ जिनका उद्गम होता है हिमालय के पर्वतों से, वे हमारे देश से होकर के दूसरे देशों में जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान जाती हैं। और बहुत सारी नदियाँ हमारे जो पंजाब में जा कर के आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ हिस्सा हमारा उत्तरी अगर हिस्सा देखें, सिंधु नदी, वो भी पाकिस्तान में चली जाती है, और जिसका जन्म हिमालय के पर्वतों से ही होता है, काराकोरम। इसी प्रकार से गंगा नदी का उद्गम भी और यमुना नदी का उद्गम बड़ी नदियों के नाम सिर्फ लिए जा रहे हैं यहाँ पर भी हिमालय के चोटियों से होता है, और पूरे भारत देश में लगभग 2500 किलोमीटर आगे चल कर के और ये चली जाती है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है जो कि उसमें चली जाती है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि उद्गम तो इसका चीन से होता है, तिब्बत से होता है वैसे, लेकिन अब चीन का आधिपत्य है वहाँ पर, और वो पूरे सीमा को क्रॉस करते हुए ही अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर लेती है हमारे यहाँ पर, और आगे जा कर के बहुत कम क्षेत्रफल हमारे देश में कवर करती है, बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। नेपाल से अगर देखें तो बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से जन्म ले करके बिहार में आती हैं, जैसे कोसी का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि नदी हर साल बाढ़ लेकर के आती है, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई से आने वाला जल बिना किसी रुकावट के, और अगर कहीं बांध बना भी दिया गया है तो वे उसके कपाट को खोलते हैं, तो बहुत सारा जल जो पड़ोसी राज्यों से इस प्रकार से देशों से हमारे यहाँ पर आता है, तो नुकसान भी पहुँचाता है और कहीं से आकर के लाभ भी मिलता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करके यहाँ आती है, तो वो बहुत सारी गाद लेकर के आती है, उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है, तो ये पूरा बहुत फर्टाइल लैंड, यानी कि बहुत उर्वर प्रकार की भूमि को तैयार करती है। हमारे देश से भी जो नदियाँ बाहर चली जाती है, वे भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि तैयार करती है, हमारे देश में भी करती है। जैसे पंजाब में बहुत उर्वर भूमि तैयार करती है, और आगे जा कर के पाकिस्तान में, जिसके पास पंजाब का बड़ा हिस्सा मौजूद है, उसको भी बहुत उर्वर बनाने में इन सभी नदियों का ही योगदान होता है। सिंधु नदी को माना जाता है कि पूरे पाकिस्तान की जीवन रेखा है, वो भी हमारे देश से होकर के गुजरती है और आगे जा कर के लगभग पूरे पाकिस्तान में जा कर के जीवन प्रदान करती है, कृषि को सहयोग करती है पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो इस प्रकार से। तो आपस में पड़ोसी देशों के साथ जो भूमि सीमाएं लगी हुई हैं वो बहुत हद तक हमारी स्पष्ट है, और जहाँ स्पष्ट नहीं है वहाँ पर हमें कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब हमारा देश उत्तर में हिमालय की वृहद श्रृंखला से सुरक्षित माना गया है। ये बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जिसके चलते बर्फीली हवाएं जो कि तिब्बत में चलती हैं वे उनको
हिमालय क्रॉस करने नहीं देता, उसको पार आने नहीं देता, और हमारा देश बहुत तीव्र सर्दी से बच जाता है। हिमालय इसी प्रकार से हमारी रक्षा दुश्मन देशों से भी करता है, क्योंकि इसको पार करके हमारे देश में प्रवेश करना कोई आसान काम किसी के लिए नहीं रहा। तो हमारे देश में कभी भी उत्तरी सीमा से कभी हमले नहीं हुए, आक्रमण नहीं हुए, हमारा देश सुरक्षित रहा। तो हिमालय हमारा प्रहरी है, इसलिए हम कहते भी हैं कि हिमालय हमारा प्रहरी। बहुत ऊंची चोटियाँ मध्य क्रम में नेपाल मेनली में पाई जाती है। इसके अलावा बिल्कुल उत्तर में हम देखें तो काराकोरम और कुनलुन, ये दोनों श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियाँ मिलती हैं। आजकल पाकिस्तान का यहाँ पर आधिपत्य है वैसे, लेकिन हमारे देश में आधिकारिक रूप से होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है, इसी समय से विवादित हो गया उस वजह से। अब समुद्र के मामले में देखें, हमारे देश को घेरा हुआ है। पश्चिम में देखें तो अरब सागर ने इसे घेरा हुआ है, तो यहाँ भी सुरक्षित है, क्योंकि हमारी जो समुद्री सीमा है वो सुरक्षित बनाने के लिए अरब सागर मौजूद है। दक्षिण में अगर चले जाएं तो हिंद महासागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जो हमारे इस समुद्री सीमा को सुरक्षित बनाती है। तो तीन ओर से तो हमारा देश जुड़ा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है अरब सागर, पश्चिम में, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में अगर देखें तो हमारे देश को हिमालय एक सजग प्रहरी की तरह बचाता है, और बहुत सारा मीठा जल नदियों के रूप में हमारे देश को उपलब्ध कराता है, जिस पर हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो कि खेती पर आधारित है, वो उपलब्ध कराता है। और एक हमारी जीवन रेखा, कम से कम हम कह सकते हैं कि उत्तर का जो हमारा विशाल मैदान है उसमें गंगा नदी को माना जाता है, और गंगा नदी के बाद उसकी सहायक नदियाँ, जिसमें यमुना भी उसकी सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जाकर के उसमें मिल जाती है। इसके अलावा दर्जनों नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, जो कि गंगा और यमुना में समाहित होती हैं, अपना जल जाकर के छोड़ती हैं। अगर भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की जाए तो एक हिमालय का जो हिस्सा है उसमें हम इसके खंड करें तो हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस लंबी पर्वत श्रृंखला में भी छोटी छोटी श्रेणियाँ हमें मिलती हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से ये लगातार मिलने वाला यानी निरंतर चलने वाला पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि बीच में कहीं ये कटा फटा भी है, और जो कि भूगर्भिक हलचलों के कारण से तैयार हुआ। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में यानी प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा कि प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी में हमारे देश की जो प्लेट है, इसे इंडियन प्लेट यानी भारतीय प्लेट कहते हैं। ये मुख्य जो प्लेट है, ये एशिया की प्लेट और ये भारत की प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई, और टकराने के कारण से, जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्लेटें टकराने के बाद एक प्लेट जो भारी प्लेट है वो अपेक्षाकृत हल्की प्लेट के नीचे प्रविष्ट हो जाती है, और प्रविष्ट होने के बाद नीचे जाकर के उसको तापमान और दबाव दोनों मिलते हैं, और इसके कारण से बाद में पर्वतों का जन्म होता है। हमारे देश में तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ है, बाहर के देशों में भी बहुत सारी श्रृंखलाओं का जन्म हुआ है। प्रथम वर्ष में आपने जाना रॉकीज नाम की बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में तैयार हुई है, वो भी इसी प्रकार से प्लेटों के टकराने से हुई है। ये विध्वंसक प्रकार का किनारा होता है। एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में इसी प्रकार से शुरू हुआ, तो हमारे देश में हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म इस प्रकार से विध्वंसक प्रकार के किनारे पर हुआ। दो प्लेटें
टकराई और टकराने के बाद इस पर्वत का जन्म हुआ। आज भी ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत जो है शनै शनै अपनी ऊंचाई को बढ़ाता जा रहा है। आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। कहने से तात्पर्य ये है कि ये रुका नहीं है, बल्कि आज भी इसकी, इसीलिए इसको अस्थिर या अनस्टेबल इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। अक्सर इसमें भूकंप और इस प्रकार की भूगर्भिक हलचलें आते हुए देखी गई है। पर्वत नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत होने के चलते इसमें चट्टानों के साथ साथ मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि आप हिमालय पर्वत को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी मिट्टी आपको नज़र आएगी। यही कारण है कि बरसात के दिनों में हिमालय के क्षेत्रों में आप पाएंगे कि लैंडस्लाइड हो जाती है, यानी कि मिट्टी के तोंदे बारिश होने के बाद भारी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण से वे अपने वजन को सहन नहीं कर पाते और सड़क के नीचे चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो चट्टानें, उनके बीच की दरारों में मिट्टी भरी रहती है। बरसात के दिनों में वो भी कट के निकल जाती है, जिससे कि उनको आधार नहीं मिल पाता, तो चट्टानें भी खिसकने की घटनाएं होती हैं। हमारे राज्यमार्ग, हमारे राष्ट्रीय महामार्ग पर अक्सर चट्टानें और मिट्टी पड़ी मिलती है, जिसको बाद में बहुत सारी दिक्कत आवागमन के करने वालों को, यातायात वालों को होती है। तो नवीन पर्वत होने के चलते इसमें से हमें इस प्रकार से तो एक लाभ, नदी का जल अपने साथ मिट्टी और खनिज लवणों को अपने पास शामिल करके लेकर के आता है। तो हमारे जो दूसरा जो हमारा भौतिक प्रदेश, तो बहुत बड़ा प्रदेश है, उत्तर का भारतीय जो मैदान है, इस मैदान में गाद ले जा करके जमा करते। दोमट मिट्टी में हजारों सालों से यहाँ पर जमा करने के कारण से बहुत बड़ा योगदान है हिमालय पर्वत की नवीन होने के कारण मिट्टी के शामिल होने का। अगर ये होते हमारे अरावली श्रृंखला के समान बहुत प्राचीन प्रकार के पर्वत, तो इनके पास गाद और मिट्टी न होती, पानी पानी होता सिर्फ, जिससे कि हमें भूमि की उर्वरता, सिंचाई के काम तो ये आ जाता, लेकिन उर्वरता बढ़ाने के काम में ये नहीं आता। तो ये बहुत लाभकारी स्वरूप में है कि नवीन पर्वत होने के चलते दोमट मिट्टी को ला करके जमा करता है हर साल। और गंगा नदी में अक्सर, तो आज के समय में तो बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आती, पहले के समय में कुछ हिस्सों में इस प्रकार से, क्योंकि कई जगहों पर नदी पर डैमिंग यानी कि बांध परियोजनाएं बना दी गई है, जिससे सिंचाई को नियंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े इलाके में इन्होंने सिंचाई की योजना बनाई गई है और नहरों का जाल बिछाया, जिससे कि बहुत ज़्यादा लाभ वहाँ के स्थानीय लोगों को हुआ है। तो हिमालय पर्वत में हम काराकोरम और कुनलुन, इन पर्वतों से लेकर के ये इसकी शुरुआत हो जाती है और संपूर्ण हमारे उत्तरी हिस्से को कवर करते हुए एक आर्क के रूप में, एक चाप कह सकते हैं आप इसको, चापाकार रूप में आप देख रहे हैं कि ये लाल रंग से तो दर्शाया गया है। इसके बाद जो ज़्यादा डार्क करके दिखाया हुआ है, डार्क ब्राउन, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र हैं। और फिर नीला तो आप समझ रहे हैं कि ये जल भरा हुआ, यानी कि झील है, ये झील है। ये तिब्बत का क्षेत्र है, वैसे अब चाइना के, चीन के आधिपत्य में आ गया, तो ये सब झीलें हैं। लेकिन ये जो डार्क ब्राउन जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, जो गहरा भूरा जो रंग आप देख रहे हैं, ये बहुत ऊंचे क्षेत्र है। तो हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ मिलती हैं। बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियाँ मिलने के चलते यहाँ पर ग्लेशियर का क्षेत्र, यानी कि हिमनद का क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा मिलता है। ये इसकी खासियत है कि सबसे बड़े बड़े जो हिमनद हैं वो हमारे देश में मिलते हैं, जबकि आप लोगों को अभी जो बताया गया था कि ये भूमध्य रेखा के बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, यानी यहाँ पर तापमान बहुत उच्च पाए जाते हैं। इसके बावजूद
चूँकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो इसके चलते वहाँ पर हिमनद का जन्म होता है, उद्गम होता है। और उसके चलते जो स्थलाकृतियाँ हैं जो आपने प्रथम वर्ष में पढ़ी अपने पाठ्यक्रम में, वे सारी की सारी आपको हिमालय के क्षेत्रों में, इन दुर्गम क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। हमारे पास हिमालय के रूप में दुर्लभ जड़ी बूटियों का महान भंडार मौजूद है। एक और अगर हम अपना संसाधन देखें तो बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष वाले वन, जिसे हमारे कोणधारी वन कहते हैं, देवदार, चीड़, स्प्रूस, ये सारे के सारे पेड़ आपको यहाँ पर वन क्षेत्र में मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी प्रकार का क्षेत्र भी है इस प्रकार से। हालांकि कुछ इलाकों में अब यहाँ पर उन्मूलन के चलते या कोई लोग जो गैरकानूनी रूप से उनको काटते हैं, नहीं तो इस पूरे क्षेत्र में बहुत विशाल आपको कोणधारी वनों का क्षेत्र मिलेगा। ये दुनिया में सबसे बड़े वन क्षेत्रों के इस प्रकार के विशेष जो कोणधारी है का एक बड़ा खंड यहाँ पर हमारे देश में मिलता है। हिमालय में खनिजों के रूप में अगर हम देखें तो खनिजों के खनन के रूप में हमारे यहाँ पर अगर तलहटी के क्षेत्र देखें तो नदी के द्वारा लाई जाने वाली कंकरी, बजरी, कह सकते हैं आप उसको रोड़ी, जो उसका यहाँ पर खनन किया जाता है। नदी के मार्गों में जाकर के, नदी में जाकर के उसको जमा करती है, तो खनन करके उसको निर्माण के कार्यों में और इन सब कार्यों में उपयोग में मानव के द्वारा लिया जाता है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि हिमालय काराकोरम से लेकर के और अरुणाचल तक जाकर के समाप्त नहीं होता, बल्कि वो यहाँ अपने चाप को फिर से चाप मुड़ जाता है और सुलेमान और किरथर की श्रेणी में जाकर के मुड़ जाता है और यहाँ तक कि आगे जाकर के अरब सागर में प्लावित है, यानी कि डूबा हुआ है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर खत्म न होकर के ये मुड़ जाता है यहाँ म्यांमार में, और म्यांमार में मुड़ने के बाद फिर ये आगे जाकर के समुद्र में जाकर के अंडमान निकोबार के रूप में कहीं कहीं इसके खंड उभरे हुए हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन मोटे तौर पर हम लोग मानते हैं कि जो हमें विशिष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि हम ये 2500 किलोमीटर का मोटे तौर पर जो हम दृष्टिगत हो रहा है हमारे सामने हिमालय को माना जाता है। इस प्रकार से बीच में नेपाल देश आ जाता है, इसी प्रकार से वो भूटान, ये दो देश आते हैं, नहीं तो लगभग काफ़ी सारा हिस्सा हमारे देश में हिमालय पर्वत का मौजूद है। हो गया? कितने मिनट हो गए?